गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, अब आप चैप्टर के नाम से समझ चुके होंगे पावर शेयरिंग का मतलब क्या। जो भी पावर जो एक कंट्री को चलाती है दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तीन सिस्टम होता है। लेजिस्लेटिव मीन्स जो रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो रूल को फॉलो करवाता है लोगों से, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाता है, और लास्ट वन इज़ जुडिशरी, मतलब अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो जैसे हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल सिस्टम होता है, तो ये तीनों चीज़ों का, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये तीनों टर्म्स ज़रूर याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों का आपस में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। मतलब ये जो पावर है तीनों के पास, उसका पावर शेयरिंग ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, और आपको पता है एक कोई भी कंट्री को चलाने के पीछे बहुत सारी पावर्स लगती हैं। मींस स्टेट गवर्नमेंट अपना फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वर्क करती है, सबका अपना अपना वर्क है और सबके हाथ में अपने अपने पावर्स, राइट्स दिए गए हैं। तो उस चीज़ का प्रॉपर शेयर होना ज़रूरी है, तभी जाकर एक कंट्री डेवलप हो पाती है। वरना होगा क्या, चीज़ें डेवलप होंगी पर उस डेवलपमेंट में किसी एक कम्युनिटी को दबा दिया जाएगा और एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ग्रो कर दिया जाएगा। पर हमारे भारत में क्या होता है, हमारा डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉपर पावर क्या शेयरिंग होती है, इसीलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार मिलते हैं, मेजॉरिटीज़ को तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस चैप्टर में हमें दो जगह की कहानी पढ़नी है। जो पहली कहानी है दैट इज़ ऑफ बेल्जियम और दूसरी जो कहानी है दैट इज़ ऑफ श्रीलंका। ठीक है, हमको दो कहानियाँ पढ़नी है, मतलब दोनों ही जगह पर वहाँ की, एक तो हम ये देखेंगे कि वहाँ की एथनिक कंपोजिशन क्या था, मतलब वो कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, वहाँ कितनी डाइवर्सिटी थी, मतलब कौन कौन से लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, वो हम पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे। साथ ही उस कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम आई वो देखेंगे। मतलब डाइवर्सिटी जहाँ होगी वहाँ प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी, और उस प्रॉब्लम को कैसे बेल्जियम के लोगों ने टैकल किया या फिर श्रीलंका के लोगों ने टैकल किया, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बढ़िया है, बोरिंग पार्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है। द सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आर नॉट दैट मच बोरिंग एज द SST, मतलब एज द हिस्ट्रीज। ठीक है, हिस्ट्री की इतनी बोरिंग नहीं होती, सिविक्स इकोनॉमिक्स बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम कहानी पहले देखते हैं किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो इट इज़ द स्मॉल कंट्री, ठीक है, इन यूरोप। ठीक है, आज शायद पेन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो इसको आप वो करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। अगर हम बात करें तो भाई ये कितना बड़ा है, तो बताओ, ये स्मॉलर देन हरियाणा, स्मॉलर देन हरियाणा, मतलब हमारे भारत का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा एरिया है बेल्जियम का। और अगर हम बात करें कि इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, बॉर्डर कंट्रीज़ का मतलब क्या, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसके सराउंडिंग में आसपास हैं, तो उसमें पहली है नीदरलैंड, क्योंकि मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, ठीक है, और लास्ट वन इज जर्मनी। तो ये तीन कंट्रीज़ हैं जो इसकी बॉर्डर के अक्रॉस आती हैं। अगर आप नीदरलैंड की बात करो तो ये बेल्जियम के टॉप पार्ट में है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो बेल्जियम से नीचे पड़ता है, और अगर हम राइट मोस्ट की बात करें तो वहाँ पे आता है जर्मनी। लेफ़्ट तरफ तो ओशन ही है,
ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बेल्जियम के बारे में। तो अगर हम वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 1 करोड़, ठीक है। और एक बात कब की है, ये सब हम उस समय की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट भी आप कह लो, ठीक है। तो ये सब उसका एक रफ आइडिया है। और वहाँ की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। समझा आप लोगों को। जो बेल्जियम है उस एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हरियाणा से भी छोटा है। उसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कौन सी है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। वहाँ का कैपिटल क्या है, कैपिटल है ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ठीक है। तो ये था उसका एक रफ, हम एरिया की बात कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वहाँ का एथनिक कंपोजिशन, मतलब कितने वैरायटी के लैंग्वेज बोलने वाले कौन से लोग हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको 2 डाटा बताऊंगा। 2 डाटा किसका, तो पहली हम बात करेंगे, 1 मिनट, होल कंट्री, और फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलर ब्रुसेल्स की, ठीक है। तो अब वहाँ का कहानी कैसा है बेल्जियम का, कि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग, पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी लोग क्या बोलते हैं, डच। तो कि डच बोलने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 59%। मतलब टोटल पॉपुलेशन के 59% लोग हैं जो डच बोलते हैं। और फ्रेंच बोलने वाले कितने परसेंटेज हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं 40%। अभी देखिए हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं कंप्लीट बेल्जियम की, कि पूरे कंप्लीट बेल्जियम में उसकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसकी 59% पॉपुलेशन डच बोलती है, डच लैंग्वेज, 40% फ्रेंच बोलती है। अब बचा कितना, बचा 1%। तो वो 1% बोलने वाले कौन है, जर्मन, ठीक है। वो लोग बाकी 1% वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो थी अगर हम कंप्लीट बेल्जियम की बात करें। पर अगर हम लोग बेल्जियम की राजधानी, मतलब बेल्जियम की कैपिटल की बात करें, दैट इज़ ब्रुसेल्स, तो वहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग थी। थोड़ी सी अलग मतलब यहाँ तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। वेरिएशन क्या था कि जो ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोग कितने परसेंट थे, ओनली 20%, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो थे 80%। देखिए कहानी में कितना ज़्यादा चेंज है। अगर हम कंप्लीट बेल्जियम की बात करें तो कंप्लीट बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग 59% थे, फ्रेंच बोलने वाले 40% और जर्मन बोलने वाले 1%। और अगर हम पर्टिकुलर बेल्जियम की कैपिटल की बात करें दैट इज़ ब्रुसेल्स, तो वहाँ पर डच बोलने वाले 20% लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले 80% थे। तो आप बात करो पूरे कंट्री की बात करें तो मेजॉरिटी कौन, डच बोलने वाले। पर अगर हम पर्टिकुलर कैपिटल की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन, यहाँ पे मेजॉरिटी है फ्रेंच बोलने वालों की। तो अब आप खुद बताइए ऐसा कुछ होगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, सोचिए, आप खुद सोचिए। क्योंकि देखो अब ये क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, एक गवर्नमेंट है कंप्लीट जो हमारे इंडिया को रूल करती है। पर उस समय क्या था, उतना नहीं रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, उतने प्रॉपर रूल्स नहीं हुए होंगे। तो जब इतना वेरिएशन आ जाएगा कि पूरे कंप्लीट कंट्री की बात करें तो डच वाले लोग मेजॉरिटी हैं, पर अगर हम पर्टिकुलर कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी फ्रेंच वालों की है। तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सब तो अब कंप्लीट हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया, एरिया कितना था, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो, पॉपुलेशन कितनी थी, उसका कैपिटल क्या था, उसकी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, एथनिक कंपोजिशन क्या था, हमने वो देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे बेल्जियम ने टैकल किया। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि वहाँ पर एकोमोडेशन लाना पड़ा, चेंजेस लाने पड़े, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले और पावरफुल लोग थे। तो जो डच पीपल थे वो उनसे जेलस थे, क्योंकि जो फ्रेंच पीपल थे
उन लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, एज वेल एज़ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और सेकंड चीज़ क्या थी कि अगर हम कंप्लीट कंट्री की बात करें, कंप्लीट बेल्जियम की बात करें, तो वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? डच लोगों की। पर जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहाँ पे मेजॉरिटी थी फ्रेंच लोगों की। ठीक है, तो अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई ना। उसमें क्या होने लगा, अगर कंप्लीट देश की बात करेंगे तो यहाँ पे डच वाले सोचते होंगे सब कुछ हमें चाहिए, और अगर बात करेंगे ब्रुसेल्स की तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग मेजॉरिटी हैं, तो ये लोग क्या सोचते हैं, भाई हमको सब कुछ होना चाहिए। आप देश को देखो पर ब्रुसेल्स तो हमारा है। मतलब क्या होगा, डच को मतलब जो डच कम्युनिटी थी वो एक एडवांटेज ले सकती थी। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट कंट्री में क्या थी? मेजॉरिटी। तो क्या कर सकता था, अगर पूरे लोग मिल जाते मेजॉरिटी के, तो बेचारे जर्मन और फ्रेंच जो माइनॉरिटीज़ में आते थे इनको तो गायब भी कर दिए रहते फ्रेंच से। या ये भी हो सकता था कि जो ब्रुसेल्स था, जो कैपिटल था, भले ही फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, पर डच वाले तो एज़ कंप्लीट बेल्जियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किनकी थी? डच लोगों की। तो डच वाले कह सकते थे ना कि जब हम सबसे ज़्यादा पूरे बेल्जियम में हमारी आबादी है तो कैपिटल जो है वहाँ पे हमारा अधिकार होना चाहिए। एग्जांपल समझ लीजिए आप ना, अगर बात करें हम दिल्ली की, ठीक है, तो समझो हमारे इंडिया में दो ही लोग हैं, दिल्ली के लोग, अपने महाराष्ट्रियन लोग। गॉट इट? अब समझिए आप लोग कि हम लोग महाराष्ट्रियन लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और दिल्ली के लोगों की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, जो भी दिल्ली के लोग हैं उन लोग की पॉपुलेशन कम है। तो अब अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है महाराष्ट्रियन की, तो हम तो ये ज़रूर चाहेंगे ना कि जो दिल्ली है वो हमारे अंडर में होना चाहिए, बराबर। पर वो जो दिल्ली के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं, वो भी चाहेंगे कि ठीक है भाई तू मेजॉरिटी दो, पर दिल्ली से हम अपना रूल हटाएंगे नहीं। तो इसके कारण क्या हो गया कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब दोनों कम्युनिटी के बीच में, डच या फ्रेंच लोगों के बीच में वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुछ चीज़ें की गई जिसको हम लोग कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है एक्कोमोडेशन। एक्कोमोडेशन इन बेल्जियम। मतलब ये प्रॉब्लम्स होकर भी वहाँ के लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया और कुछ रूल्स बनाए, कुछ चेंजेस लाए, ताकि जो पावर है वो इक्वली शेयर हो सके। ठीक है, पर जब हम लोग ना श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर उल्टा हुआ। वहाँ पर लोग समझदार नहीं निकले, अपना अपना करने लगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये लोगों ने एक समझदारी करके कुछ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रॉपर रूल्स बनाए, ताकि सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जिसके कारण बेल्जियम एक आइडल बन गया पूरे यूरोप का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या चेंजेस लाए, क्या एकोमोडेट किया बेल्जियम में। ठीक है, तो एक बात तो सबसे पहले ये थी, ठीक है, पॉइंट लिखने से पहले देखो टोटल 4 पॉइंट है। तो सबसे पहली बात आप ये कर लीजिए कि जितने भी जो बेल्जियम की डाइवर्सिटी थी, कौन सी डाइवर्सिटी थी? एक तो थी रीजनल डाइवर्सिटी या रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी बेल्जियम में, जैसे ये डाइवर्सिटी तो है। तो वहाँ के लोगों ने इसको समझा कि हाँ हमारे बेल्जियम इसमें बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है और हमें हर कल्चर को अब रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए 1970 से लेकर 1993 में तक, ठीक है, टोटल 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। मतलब क्या हुआ, अब आपको मैं समझाता हूँ अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पर कुछ रूल्स लिखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, पर विद द टाइम उस रूल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। आप भी समझ सकते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि कंडीशंस चेंज होते जाती है समय के साथ साथ। तो हमारे इंडिया में भी अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, पार्लियामेंट्स बैठती हैं, इस पर पूरी मीटिंग होती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, 1970 से लेकर 1993 तक जैसे जैसे वहाँ के लोगों को नीड लगी, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
बैलेंस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पावर शेयरिंग हो सके, कि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो और जो बेल्जियम है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। इसीलिए 1970 से लेकर 1993, मतलब आप बोल सकते हो 23 ईयर्स में, ठीक है, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया ताकि प्रॉपर सब कुछ वर्कआउट हो सके। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ें बेल्जियम कर रहा था वो एक मॉडल खड़ा किया, किसके लिए, पूरे यूरोप के लिए, कि हाँ हम इस टाइप से इतनी डाइवर्सिटी को भी हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं और पावर शेयरिंग जो होनी चाहिए रियल तरीके से उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्या एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के, हम वो देखते हैं। तो इसमें आप लोग को टोटल 4 पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं कि जो भी एकोमोडेशन चेंजेस बेल्जियम में लाया गया था, वो जो मॉडल सेटअप किया गया था पावर शेयरिंग का, उसके क्या एलिमेंट्स थे, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन या क्या चीज़ें उन लोगों ने किया था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मतलब डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be equal in central government। मतलब जो गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम को चला रही थी उसमें अगर गवर्नमेंट है तो उसमें मिनिस्टर ज़रूर होंगे। तो ऐसा बोला गया था कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे, मान लीजिए अगर 100 मिनिस्टर्स हैं बेल्जियम गवर्नमेंट में, तो 100 मिनिस्टर्स में से आधे मिनिस्टर्स होंगे डच स्पीकिंग और आधे मिनिस्टर्स होंगे फ्रेंच स्पीकिंग। मतलब वो जो सीट्स थी, नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स थे, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि सेंट्रल लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा ना हो सके डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच। ठीक है, एक चीज़ और किया गया, और देखो यहाँ ये भी था कि जो भी रूल बनेंगे, जो भी रूल बनते हैं सेंट्रल लेवल पर, उस पर दोनों का ही एग्रीमेंट लगेगा। मतलब अगर कोई रूल फ्रेंच चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग पीपल चाहते हैं कि ये रूल फॉलो होना चाहिए, ये रूल पास होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, तो वहाँ पे डच पीपल स्पीकिंग पीपल का भी एग्रीमेंट होना ज़रूरी था। मतलब जो भी रूल बनते थे सेंट्रल लेवल पर, वहाँ पर दोनों की एग्रीमेंट होती थी, तभी वो रूल्स पास होते थे। समझा आप लोगों को। सेकेंड चीज़ की गई कि वहाँ पर बेल्जियम में एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया गया जो कि क्या थी, वॉज इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट थी एंड गिवन पावर। मतलब कि ठीक है, ब्रुसेल्स में जो भी गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो अपना वर्क करेगी, पर वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई गई कि ताकि जो बेल्जियम जितने भी स्टेट्स हैं उनके भी एक हेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उनको भी बताया गया कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग फ्रीली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकते हो, और पावर को उनको भी दिया गया। मतलब द पावर वॉज गिवन इक्वली टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ सेकेंड थी। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने पढ़ लिया। सबसे पहला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को इक्वल सीट्स दी गई, इक्वल मिनिस्टर्स सेलेक्ट किए गए। ठीक है, सेकेंड क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया जो कि इंडिपेंडेंट थी और उनको भी अधिकार दिया गया अपने रूल्स बनाने का। ठीक है, थर्ड चीज़ जो की गई वो ये थी कि जो पर्टिकुलर ब्रुसेल्स था तो उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। मतलब सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। मतलब कैपिटल के लिए, दैट इज़ ब्रुसेल्स, उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ द कम्युनिटी। समझ रहे हो आप लोग क्या किया गया था कि जो ब्रुसेल्स था कैपिटल बेल्जियम का, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया ब्रुसेल्स को कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, और फोर्थ चीज़ गई कि वहाँ पर एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। मतलब हर कम्युनिटी की अपनी गवर्नमेंट।
कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया जिनके हाथ में पावर दिया गया था, ठीक है, पावर काय के लिए भाई, तो तुम लोग जितने भी इश्यूज़ किसके रिलेटेड, कल्चर को लेके, मतलब कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को वो टैकल कर सकते हैं। मतलब इनको अधिकार दिया गया कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है तो आपको पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप उन कंडीशंस को टैकल कर सकते हैं, आप उन कंडीशंस को अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के। सबसे पहला क्या था कि वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, जिसमें इक्वल मिनिस्टर्स थे, आधे डच आधे फ्रेंच। सेकेंड था कि वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया जो इंडिपेंडेंट थी और उनके भी अधिकार में कुछ पावर्स दिए गए थे। तीसरा ये किया कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल था बेल्जियम का, वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई ताकि, और वहाँ पर क्या किया गया, दोनों ही कम्युनिटी डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और आखिरी चीज़ जो की गई वो ये थी कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिनके हक में पावर था कि जितने भी कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो वो उसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वर्क की। बेल्जियम बहुत प्रॉपरली चला, स्मूथली चला, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए डच या फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच। उन लोग अपना अपना लाइफ जी रहे थे, अपना अपना वर्क कर रहे थे, वहाँ किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जो पूरा यूरोप था क्या हुआ, वो केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड यूरोपियन यूनियन। मतलब जो अदर कंट्रीज थे यूरोप में, वो लोग सब ये चीज़ देख रहे थे जो भी बेल्जियम में हो रही थी, तो उन्हें ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेथड जो यूज़ की गई बेल्जियम में वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, इसीलिए वहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया ताकि जो भी इश्यूज़ कभी अगर यूरोप के कंट्रीज़ में क्रिएट हो तो ये यूनियन उसे कंट्रोल करेगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और उसका जो हेड क्वार्टर था, इसका हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसको बना दिया गया किसे, ब्रुसेल्स को, ठीक है। मतलब ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बना दिया गया, ठीक है। तो ये कहानी थी बेल्जियम की। अगर आप लोग को नहीं समझा होगा तो वीडियो को प्लीज़ आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। कंपोजिशन बेल्जियम की, क्या प्रॉब्लम्स हुए, उनको उन लोगों ने कैसे टैकल किया, हम लोग ने वो देखा। कल हम लोग श्रीलंका के बारे में देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, वहाँ का कंपोजिशन और उन लोग ने क्या गलत किया ताकि जिसके कारण बहुत कुछ गलत हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।